और अब बात करते हैं 3 राज्यों में हो रहे मतदान की और देश के 5 राज्यों में चुनाव की। 3 राज्यों में मतदान प्रक्रिया जारी है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसको कौन पसंद है उसको लेकर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत कुछ दिखा रहा है, समझा रहा है। अच्छा, इस चुनाव में एक चीज़ तो ये नज़र आई है कि हर चुनाव में भाषा की मर्यादा लांघती जाती है और इस चुनाव में भी ऐसा ही हुआ है। चाहे वो असम में बयानों की बात हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे केरलम में हो। असम, केरलम और पुडुचेरी में फ़िलहाल मतदान चल रहा है और पहले ही चरण में, एक ही चरण में यहाँ पर वोटिंग कंप्लीट कर दी जाएगी। शाम 6 बजे तक का वक्त है और 4 तारीख को सभी राज्यों का 4 मई को रिजल्ट आने वाला है। इन 3 राज्यों में कितने प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं, कौन कौन सी पार्टियां मैदान में हैं, कौन कौन से मुद्दे छाए रहे और देश के जिन जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहां पर किस तरह का माहौल है, ये रिपोर्ट देखिए। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। बीजेपी आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो। 3 राज्यों में निर्णायक वोटिंग, सत्ता का संघर्ष जनता करेगी तय, जनता का फैसला ईवीएम में कैद। 3 राज्यों में चुनाव, कौन संभालेगा कमान? देश के 3 राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में वोटिंग चल रही है। कुल 296 सीटों पर मतदान हो रहा है। केरलम में 70 साल में पहली बार कोई सीएम हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है। असम में बीजेपी हेमंत बिस्व शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दांव खेल रही है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस से निकले एन रंगास्वामी 5वीं बार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। बात असम की करें तो असम में 126 सदस्य विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच माना जा रहा है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में है, जबकि कांग्रेस 2016 में सत्ता गंवाने के बाद वापसी की कोशिश कर रही है। इस चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने असम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का अपना एक प्रमुख चुनावी हथियार बनाया है। कांग्रेस ने असम की वार्षिक बाढ़ की समस्या को सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। यूसीसी का मुद्दा भी इस चुनाव में खूब छाया रहा। और एक बात मैं कर जाता हूं भाई, आसाम की पहली कैबिनेट में हमारी सरकार बनाने के बाद हम यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का मतलब है सबके लिए एक कानून, और इसके बाद पूरे आसाम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी भाई। 4 शादी करने, समझ में आ रही है ना बात? अरे जोर से बोलिए, आ रही है ना? ट्रिपल तलाक पहले से बंद किया था, 4 शादी भी बंद कर हमारी डेमोग्राफी चेंज को हम रोकने का काम करेंगे। हम लोगों ने तो पहले से, पहला दिन से ही मैंने इस आंकड़ा को मैंने बताते आए हैं, क्योंकि 100 के आसपास विथ आवर एलाइज हमारा सीट हमें मिलेगा, क्योंकि जनता ने जिस हिसाब से हमारे प्रसार अभियान में भाग ली है, बड़े आनंदित होके, और सब लोगों ने कहा आप लोगों ने बहुत पिछले 10 साल में काम किया, कांग्रेस ने जो काम 55 साल में कर नहीं पाया और मोदी जी ने सिर्फ 10 साल के अंदर कर हमें बहुत बड़ा सामाजिक न्याय दिया है, हमारे जीवन को सजाया है, हमें विकास के रास्ते पर तेज से ले जाने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। तो इसलिए वो आभारी है, उनका बहुत भरोसा है, विश्वास है मोदी जी के ऊपर। हाँ, इससे मतलब स्पष्ट होता है कि जनता हमेशा, जो सरकार जनता को इंसाफ देते हैं, जनता को न्याय देते हैं, जनता को इज्जत करता है, वो सरकार बीजेपी सरकार। केरलम में 140 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है। केरलम के चुनाव मैदान में 883 उम्मीदवार हैं। राज्य में मुकाबला मुख्य रूप से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि यूडीएफ के बीच है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। केरल में 10 साल से लेफ्ट का कब्जा है, जिसके चलते विजयन सरकार के खिलाफ संभावित एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही है। राज्य में पिछले 10 वर्षों से वाम मोर्चा सत्ता में है और विपक्ष ने इसी को अपना हथियार बनाया है। अब केरल में आप देखिए कि कहां से हम 2% वोट कुछ दिन पहले तक था, अभी 20%। अभी हमने लोकल बॉडी चुनाव में जिस प्रकार से मेयर, तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े सेंटर पे हमारा बनना, और कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है, मैं मानता हूं कि बीजेपी के जो बहुत लंबे समय तक एलडीएफ यूडीएफ की मैच फिक्सिंग गेम चलती थी,
उससे इस बार केरल की जनता बाहर आना चाहती आप किसकी वोट काटेंगे केरल में? है। हम तो मानते हैं कि हम अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं और मैं मानता हूं कि जनता के सामने जो विकल्प नहीं था, आज सामने से भाजपा के रूप में एक विकल्प दिख रहा है। मैं कई रोड शो और बाकी कार्यक्रमों में गया, जिस प्रकार से पल्स है, डेफिनेटली भाजपा अब सामने से नजर आ रही है। वो प्रधानमंत्री जी इधर कुछ कहते हैं और कहीं और जाके कुछ और कहते हैं, तो उनको मन बनाना चाहिए। देखिए, या तो आप एक पॉलिसी बनाएं और फिर उस पर आप अमल रहें, या फिर आप एक पॉलिसी बनाएं और कहीं जाके कहें कि नहीं नहीं हमारी पॉलिसी नहीं है, और कहीं और जाके कहें कि हमारी पॉलिसी है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। यहाँ पे केरलम में आप आए हैं, अभी क्या किस तरीके की वेव यहाँ देख रहे हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बदलाव होगा यहाँ, कि जनता अब ऊब चुकी है, सब समझ गए हैं कि एलडीएफ और बीजेपी के बीच एक साठगांठ है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से 10 सालों से लोगों की तरक्की नहीं हुई है। आप जहाँ भी जाएं, आप खुद जाते होंगे, लोगों से पूछिए कि ना उनको रोजगार मिल रहा है, ना प्राइसेस कम घट रही हैं, ना कुछ, मतलब कहीं भी अपॉर्चुनिटी। और ऐसे जगह में जहाँ पे इतनी सारी रिसोर्सेज हैं और इतना पोटेंशियल है, तो लोग समझ रहे हैं। असम और केरल के साथ साथ पुदुचेरी में भी वोटिंग हो रही है। पुदुचेरी में मुख्य मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और उसके सहयोगियों और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बीच है। छोटा राज्य होने के बावजूद यहाँ की राजनीति काफी दिलचस्प मानी जाती है। पुदुचेरी में चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि क्या कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रख पाती है या बीजेपी यहाँ अपनी स्थिति और मजबूत कर पाती है। इन प्रदेशों में चुनाव है, लोगों से यही अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मताधिकार का प्रयोग। हम आसाम में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। केरल में बहुत ऐतिहासिक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। पांडिचेरी में हमारी गठबंधन एनडीए की सरकार थी, फिर बनेगी। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के गढ़ में सत्ता हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वह ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार पर हमला बोलने से पीछे नहीं हट रही। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडा राज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं, अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से चल सकती है। और ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां का विकास इस बात का भरोसा पैदा करता है कि बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे और भरोसे के आधार पर करके दिखाएंगे, भय को विदाई देके रहेंगे। साथियों, तृणमूल की सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो किया, इसका पाप वो अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी। আপনি বলেন কি করে যে আদিবাসীদের জন্য এখানে কোনো কাজ হয়নি? সাঁওতালিরা জোট বাঁধো, আপনি জানেন না? সাঁওতালি যেমন আছে, ট্রাইবেলদের মধ্যে লোধাও আছে, সবরও আছে, মুন্ডাও আছে, অনেক আছে। তপশিলীদের মধ্যে যেমন অনেক আছে। কই মণিপুরে যখন ট্রাইবেলদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল, তখন আপনি চুপ করেছিলেন কেন? তখন কি বিজেপি আপনাকে বারণ করেছিল? যখন রাজস্থানে आदिवासीদের উপর অত্যাচার হয় ट्राइबल के ऊपर, तब आप कहाँ थे? क्यों आप प्रोटेस्ट नहीं करते? क्यों उसको नहीं डांटते? जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है,
आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है आप क्यों नहीं करते? कुल मिलाकर इन तीनों राज्यों में जनता विभिन्न सियासी दलों के मुकद्दर को ईवीएम में कैद कर देगी। अब देखना ये होगा कि इन राज्यों में कौन सी पार्टी सत्ता पर विराजमान होने में कामयाब हो पाती है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।